चलिए अभी अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो होगी वो कौन सी दैट इज पायरोलिसिस और क्रैकिंग। ठीक है, तो पायरोलिसिस या क्रैकिंग इसका मतलब क्या होता है? तो बोलते हैं पायरोलिसिस या क्रैकिंग का मतलब होता है कि किसी कंपाउंड को जब हम क्या करवाएंगे एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं, ठीक ना, और हीट करके उसका ब्रेकिंग करवाते हैं, तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? पायरोलिसिस। ठीक ना। क्रैकिंग जो होता है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो पायरोलिसिस होता है इसको क्रैकिंग भी बोलते हैं। ठीक ना। क्रैकिंग और पायरोलिसिस सिनोनिमस नहीं है ना। सिर्फ किसका? अल्केन्स का जो पायरोलिसिस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? दैट वी कॉल क्रैकिंग। समझा की बात है? तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एयर की एब्सेंस में गर्म करके उसका ब्रेकिंग करवाना, ये क्या कहलाता है? पायरोलिसिस कहलाता है। आया समझ में? है ना। अब कौन सी चीज होती है? जैसे हमने प्रोपेन लिया है, अब प्रोपेन का जो हम हीटिंग करवाएंगे एयर की एब्सेंस में, तो ये किस तरीके से टूट सकता है? हम बोलेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट कर यहाँ फॉर्मेशन हो सकता है किसका? इथीन प्लस मीथेन। ठीक है ना। या यहाँ पर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे और उससे क्या हो जाएगा? सिर्फ प्रोपीन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम क्या होते हैं क्रैकिंग के लिए ये दोनों ही पाथ फॉलो होते हैं। ठीक ना। पाथ 1 जिसको हमने लिखा वो भी, और पाथ 2 जिसको हमने लिखा वो भी, है ना। ये रिएक्शन जो होती है इसमें हमको क्या मिल जाएगा? इस वजह से इन सारे प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलता है। ठीक है, क्रैकिंग से इस वजह से हमको क्या मिलेंगे? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट। समझ आती बात? ये रिएक्शन जो होती है इसका मैकेनिज्म भी जो होगा वो क्या होता है? दैट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही। समझ आती बात? ये रिएक्शन जो होती है ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ही फॉलो करती है ना। अब इस रिएक्शन में होगा क्या? तो बोलेंगे रिएक्शन होती तो इन दोनों रूट्स के थ्रू है। ठीक है, बट अब कौन सी वाली चीज रहेगी? हम बोलते हैं जो प्रोडक्ट मिक्सचर होता है उसमें फर्स्ट वाले पाथ के थ्रू मिलने वाला प्रोडक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है बजाय किसके? सेकंड वाले पाथ के। आया क्या समझ में? क्या बोला हमने? फर्स्ट वाले पाथ के थ्रू जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक ना, ये इस मिक्सचर में ज्यादा होता है बजाय किसके? सेकंड वाले पाथ के थ्रू मिलने वाले प्रोडक्ट के। ठीक, अब इसकी वजह समझे हम कि ऐसा क्यों, तो हम इसकी क्या वजह बोलते हैं? तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि ये वाली रिएक्शन जो होती है पाथ 1 जो है, ठीक है, ये कैसे इनिशिएट होता है? हम बोलेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड के टूटने से इनिशिएट होता है। समझ आती बात है ना। तो सेकंड वाला पाथ जो होता है, ठीक है ना, इसका इनिशिएशन कैसे होता है? दैट इज बाय ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ आ रही बात है ना। पाथ 1 जो है, क्या बोला इसको अपन ने? तो हमने बोला पाथ 1 जो होता है इसका इनिशिएशन होता है बाय कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, और सेकंड वाले पाथ का जो इनिशिएशन होता है वो होता है बाय कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग। समझ आती बात है? अब कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है ये क्या होता है? वीकर होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है ना। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होता है, इस वजह से कौन सी चीज हो जाती है? इसका टूटना ज्यादा आसान है और इस वजह से क्या हो जाएगा? ये वाली रिएक्शन जो होती है, ठीक है ना, पाथ 1 वाली, इसका प्रोडक्ट हमको सेकंड वाले पाथ के मिलने वाले प्रोडक्ट से ज्यादा मिल जाता है मिक्सचर में। समझ आई बात? एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैं, पाथ 1 के थ्रू मिलने वाला जो प्रोडक्ट था, ठीक ना, ये हमको कैसे मिल रहा था? दैट इज बाय ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, या इसका इनिशिएशन हो रहा था कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग से। ठीक ना। और सेकेंड वाला पाथ जो है ये रिएक्शन इनिशिएट होती है बाय ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक ना। कार्बन कार्बन बॉन्ड वीक होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से, इस वजह से क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाली रिएक्शन जो होती है वो सेकेंड वाली रिएक्शन या सेकेंड वाले पाथ के थ्रू ज्यादा फास्ट होती है। इस वजह से इस प्रोडक्ट मिक्सचर में फर्स्ट वाले पाथ के थ्रू मिलने वाला प्रोडक्ट हमको थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। आया सबको समझ में? रिएक्शन सिंपल ये क्या हो जाएगा? जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा होमोलाइटिकली तो क्या बनेगा यहाँ पर? इथाइल फ्री रेडिकल, तो यहाँ बनेगा मिथाइल फ्री रेडिकल। फिर मिथाइल फ्री रेडिकल इथाइल फ्री रेडिकल में से क्या निकाल लेगा? हाइड्रोजन। तो मिथाइल रेडिकल को हाइड्रोजन मिला तो क्या बन गया? CH4, और इथाइल रेडिकल में से हाइड्रोजन हटा तो वो क्या बन गया? C2H4। ठीक है ना। तो दिस रिएक्शन आल्सो फॉलोज व्हाट? दैट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसके बाद फिर
नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो होती है कौन सी है, दिस इज दैट आइसोमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। सेकेंड वाली रिएक्शन जो है इसको हमने क्या बोला है, ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन है ना। इसमें हमने यहाँ पर रिएक्शन क्या लिया है, एन ब्यूटेन, इस एन ब्यूटेन को AlCl से RCl मिलाकर यदि हम गर्म करते हैं तो बदल जाता है किसमें, दैट इज इनटू आइसोब्यूटेन, ठीक है। एन ब्यूटेन को RCl और AlCl3 मिलाकर गर्म करने पर इसका कन्वर्जन हो जाता है किसमें, आइसोब्यूटेन में हो जाता है। आया समझ में, ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, दैट आइसोमराइजेशन। अब ये रिएक्शन जो होती है इसका जो मैकेनिज्म होता है ये थोड़ा अनयूजुअल होता है, ठीक है ना, जो नॉर्मल लॉजिक से या नॉर्मल तरीके से आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। तो इसके मैकेनिज्म को समझे हम। इसके रिएक्शन के लिए हमने क्या बोला है, AlCl3 साथ में थोड़ा सा RCl ये लेकर हमने इसका हीटिंग करवा दिया, ठीक है ना। RCl का सब्स्टिट्यूट यहाँ क्या भी हो सकता था, तो हम बोलेंगे RCl की जगह पर व्हाट वी कैन यूज, तो हम बोलेंगे अल्कीन ले सकते थे ना, RCl की जगह पे अल्कीन, पर इसके साथ हमको क्या लेना पड़ता, ट्रेसेस ऑफ, ये नॉट ट्रेसेस ऑफ, इट इज AlCl3 प्लस ट्रेसेस ऑफ वाटर लेना पड़ता। समझा गई बात। तो ये रिएक्शन जो होती है, ठीक है, इस रिएक्शन को हम कैसे आगे बढ़वा सकते हैं, या तो AlCl से RCl, या RCl न लेना हो तो RCl की जगह लेते हैं हम अल्कीन, साथ में फिर AlCl3 और थोड़ा सा क्या लेंगे हम, वाटर लेते हैं, है ना। होगा क्या इससे, तो AlCl3 और वाटर इनके रिएक्शन से क्या बन जाता है, HCl बन जाता है, और ये जो HCl होता है इसमें से H पॉजिटिव निकलकर ये क्या करेगा, अल्कीन को प्रोटोनेट करता है, ठीक ना। तो इससे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, कार्बोकैटायन का। और वैसे ही यहाँ पर भी फॉर्मेशन किसका हुआ, AlCl3 लेविस एसिड है, RCl क्या है, इसमें Cl इज लेविस बेस, तो इनमें लेविस एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। इससे क्या बन जाता है, यहाँ पे Cl पे पॉजिटिव, Al पे निगेटिव, इधर से RCl बॉन्ड टूटकर R के ऊपर क्या ले आता है, पॉजिटिव चार्ज ले आता है। आया क्या समझ में। तो ये R पॉजिटिव जो है इसके थ्रू रिएक्शन होगी, दैट इज कार्बोकैटायन, या यहाँ पर हमने क्या बोला है, HCl और AlOH होता है जो बने किससे, AlCl3 और H2O से। तो इसका HCl क्या करेगा, अल्कीन को प्रोटोनेट करके क्या बनाता है यहाँ, कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो होती है कार्बोकैटायन के थ्रू आगे बढ़ती है ना। अब क्या होगा, कार्बोकैटायन जब इस अल्केन से रिएक्ट करेगा तो कार्बोकैटायन को खुद स्टेबल होने के लिए जरूरत किसकी है, किसी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब यहाँ पर हम देखें तो लोन पेयर तो अवेलेबल नहीं है, तो अब यहाँ पर रिएक्शन को भी आगे बढ़ाना है तो कैसे ही आगे बढ़ सकती है, बॉन्ड ब्रेकिंग से, ठीक है। तो अब यहाँ पे बॉन्ड सबसे आसानी से कौन सा टूटेगा, तो हम बोलेंगे ये 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसको हम यहाँ पर सबसे ज्यादा आसानी से तोड़वा पाएंगे, ठीक ना। क्योंकि ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जब हेटेरोलाइटिकली टूटेगा तो H नेगेटिव आएगा किस पर, R पॉजिटिव पर, इससे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, RH का। यहाँ RH बना, यहाँ से H नेगेटिव निकला, तो ये N ब्यूटेन किस में कन्वर्ट हो गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन में। समझ आई बात है। अब यहाँ से जो अनयूजुअल चीज होती है वो हमको देखने को मिलती है कि अब हमको इस टाइप का स्ट्रक्चर लाना है, तो ये कभी पॉसिबल है जब यहाँ से हम क्या करवाएं, दैट 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक ना। तो अभी 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवाते समय कौन सी चीज हो रही है, हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री में चला गया, विच इज अगेंस्ट द नॉर्मल रूल, क्योंकि ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किस में जा रहा है, कम स्टेबल कार्बोकैटायन में। बट जब तक हम ऐसा नहीं करें तब तक हम इस वाले स्ट्रक्चर तक पहुंच नहीं पाते। तो इस प्रोडक्ट को जस्टिफाई करने के लिए मैकेनिज्म है ना, ये लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है। समझ आ गई बात है। अब ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट से 2 डिग्री कार्बोकैटायन किस में गया, दैट इज इनटू 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री में जब हम क्या कर रहे हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ से H नेगेटिव को यहाँ भेजा, तो अब ये किस में बदल गया, दैट इज इनटू 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये तो लॉजिकल है, ठीक ना। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बाय 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बदल जाता है किसमें, दैट इज इनटू 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। अब इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन फिर से इससे रिएक्ट करेगा, दैट इज विद N ब्यूटेन, द ओरिजिनल रिएक्टेंट, है ना। ये न्यूट्रलाइजेशन के लिए फिर से हाइड्रोजन कहाँ से निकालेगा, दैट इज फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन। तो ये H नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ से निकला, तो H नेगेटिव यहाँ C पॉजिटिव पर आकर जोड़ा, तो क्या बन गया, आइसोब्यूटेन, जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट था। और ये जो N ब्यूटेन था ये बदल गया किसमें, फिर से ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये वाला,
फिर से ये पाथ यहाँ से इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। तो इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड कैटाइन चेन मैकेनिज्म, ठीक है, जिसमें कौन सी चीजें, तो हमने बोला यहाँ पर हम नॉर्मल लॉजिक को वायलेट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन को हम प्रोडक्ट जस्टिफाई करने के लिए पहले किस में ले जा रहे हैं, 1 डिग्री कार्बोकैटायन में, जो लॉजिक से होना नहीं चाहिए था, ठीक है ना। बट इस मैकेनिज्म को हम और किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते थे, तो ये हमको मानना पड़ता है ना। तो कौन सी चीज एक रिएक्शन इसी तरीके से होती होगी, कैसे प्रूव हो रहा है कि RCl AlCl से कॉम्बिनेशन में कैटायन ही बनता है, या फिर इसको अल्टरनेट क्या था, अल्कीन विद AlCl3 एंड ट्रेसेस ऑफ वाटर, तो यहाँ भी क्या ही बनता है, कार्बोकैटायन, मतलब रिएक्शन कैटायन के थ्रू जाती है, ये बात तो निश्चित है। समझ आ गई बातें। तो इसलिए यहाँ पर हमको ये इलॉजिकल चीज को सहना पड़ेगा। आगे बात समझ में है ना। तो आइसोमराइजेशन में क्या करना है हमने, एन ब्यूटेन का हीटिंग विद RCl एनहाइड्रस AlCl3, या RCl का सब्स्टिट्यूट इज व्हाट, अल्कीन एंड ट्रेसेस ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। मैकेनिज्म देख लिया हमने, कैटायन बनकर क्या होता है, यहाँ पर एबनॉर्मल शिफ्टिंग होती है पहली बार। समझ आ गई बात है। और ओवरऑल मैकेनिज्म क्या लिखा है इनको, दैट इज कैटायन चेन मैकेनिज्म, मतलब यहाँ पर जो कैटायन बना है ये रिएक्शन को फिर से करवाएगा, फिर बनेगा, फिर रिएक्शन वापस आगे बढ़ेगी, तो दिस इज व्हाट दैट कैटायन चेन मैकेनिज्म। समझ आ गई बात है। चलो लिखते जा ही रहे होगे आप, साथ साथ में बोला मैंने आपको रेपिटेशन में ज्यादा करता हूँ ताकि आपको लिखने में सहूलियत रहे। अब इसके बाद अगली चीज जो हम देखेंगे इसमें, अगली रिएक्शन जो होती है, अगली वाली जो केमिकल प्रॉपर्टी है अल्केन्स की, वो कौन सी, दैट इज एरोमेटाइजेशन और कैटालाइटिक रीफॉर्मिंग, ठीक ना। तो ये एरोमेटाइजेशन है, कैटालाइटिक रीफॉर्मिंग, ये रिएक्शन जो होती है इसमें कौन सी वाली चीज होगी, तो हम बोलेंगे एन हेक्सेन से लगाकर एन डेकेन तक के कंपाउंड्स को जब क्या करवाते हैं, Cr2O3 Al2O3 इनके साथ हीट करते हैं अंडर प्रेशर, ठीक है। तो इससे कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर पहले जो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 है, इन पर से हाइड्रोजन निकल जाता है रेडिकल के फॉर्म में, तो यहाँ बनेगा क्या, दिस H2, तो ये दो रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक ना। इससे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, दैट इज ऑफ दिस साइक्लोहेक्सेन। समझ आई बात, ये क्या बोला अपन ने यहाँ पर, एन हेक्सेन से लगाकर एन डेकेन तक के कंपाउंड, इनका जब हीटिंग करवाया जाता है Cr2O3 Al2O3 है ना अंडर प्रेशर, तो कौन सी चीज होती है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6, इन पर से हाइड्रोजन निकलेंगे रेडिकल के फॉर्म में, वो खुद कंबाइन होकर H2 बना लेते हैं, तो यहाँ पर जो दो रेडिकल्स होते हैं वो आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, दैट साइक्लोहेक्सेन। समझ आ गई बात, ये कौन सी चीज होती है, 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है, ये सारे रिंग सिस्टम्स में क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है ना। तो इस वजह से कौन सी वाली चीज होगी, तो हम बोलेंगे इस वजह से यहाँ पर है ना क्या हो जाएगा, रिंग क्लोजर हमेशा 6 मेंबर्ड रिंग में ही होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद सारे कार्बन पर से क्या हो जाएगा, एक एक हाइड्रोजन हटेगा रेडिकल फॉर्म में, तो कौन सी चीज है, एडजेसेंट कार्बन के दो रेडिकल क्या बनाते जाएंगे, दैट इज पाई बॉन्ड, तो उससे फॉर्मेशन हो जाता है किसका, यहाँ बेंजीन का। तो साइक्लोहेक्सेन में से हर कार्बन पर से एक एक हाइड्रोजन रेडिकल के फॉर्म में निकलकर टोटल 3 H2 यहाँ से निकल गए, और इधर फॉर्मेशन हो गया किसका, दैट इज ऑफ बेंजीन। समझ आ गई बात, ये अब वैसे ही जब आप यहाँ पर किसको लेते हैं, दैट इज एन हेप्टेन को लेते हैं, तो रिएक्शन का पूरा पैटर्न सेम रहेगा, बट क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो होता है वो बेंजीन में साइड चेन में लग जाता है, तो यहाँ पर एन हेप्टेन लेने पर फॉर्मेशन हो जाता है किसका, दैट इज ऑफ टॉलिन। समझ आ गई बात, ये इसी टाइप से जब आप किसको लोगे, दैट इज एन ऑक्टेन को लेते हो, क्या हो जाएगा इस रिएक्शन में, जब हम एन ऑक्टेन को लेते हैं, ठीक है, तो एन ऑक्टेन को लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो हम बोलेंगे एन ऑक्टेन को लेने पर यहाँ एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, ये जो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, तो क्या हो सकता है, दोनों कार्बन एक ही साइड चेन में आ जाए, मतलब क्या बन जाए, दैट इथाइल बेंजीन, ठीक है ना। और क्या भी पॉसिबिलिटी होती है, ये एटम नंबर 2 और एटम नंबर 7 इनमें से हाइड्रोजन हटकर यहाँ रिंग बने, ठीक है ना। और ऐसा यदि होगा, तो ऐसा होने पर कौन सी चीज होती है, हम बोलेंगे यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, दैट इज ऑफ दिस ऑर्थोजाइलीन, ठीक है। एक और प्रोडक्ट जो बन रहा था वो कौन सा बनेगा, दैट इज दिस इथाइल बेंजीन,
है ना। तो जब आपको क्या बनाना है, ऑर्थोजाइलिन बनाना है, ठीक है। तो ऑर्थोजाइलिन बनाते समय क्या होगा, ये भी 2 डिग्री रेडिकल है और ये भी 2 डिग्री रेडिकल है। तो 2 डिग्री रेडिकल का फॉर्मेशन क्या रहेगा, ज़्यादा इजी, क्योंकि क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। जबकि जब आप इथाइल बेंजीन बनाओगे तो इथाइल बेंजीन बनाते समय आपको कौन सी वाली चीज़ करनी पड़ेगी, तो हम बोलेंगे एक रेडिकल तो बनेगा यहाँ कार्बन नंबर 3 पर और एक रेडिकल बनेगा यहाँ कार्बन नंबर 8 पर, ठीक है ना। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तो क्या बनेगा, एक इथाइल बेंजीन। लेकिन इस बार जो रिएक्शन इंटरमीडिएट में रेडिकल बने वो एक कौन सा था, 2 डिग्री, और एक कौन सा था, 1 डिग्री। जबकि ऑर्थोजाइलिन के बनते समय रेडिकल कहाँ बनाया था अपन ने, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 7 पर, जो दोनों कैसे थे, 2 डिग्री थे, ठीक है ना। तो रिएक्शन हमेशा कौन से वाले पाथ पर ज़्यादा आगे बढ़ती है, जो ज़्यादा स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू आगे बढ़ रहे होते हैं। समझ आ गई बात ये। तो एन ऑक्टेन को लेने पर क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर, जाइलिन का मिक्सचर, साथ में क्या बोलेंगे, दैट इथाइल बेंजीन। आ गई बात समझ में, है ना। तो ये रिएक्शन जो होती है ये क्या रहेगी, दैट इज एरोमेटाइजेशन और कैटालाइटिक रीफॉर्मिंग। समझ आ गया अच्छे से, है ना। चलिए इसके आगे की रिएक्शन देखते हैं हम।